गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपने कल फर्स्ट क्लास हुई थी इंग्लिश के इंट्रोडक्शन की, इंग्लिश ग्रामर की इंट्रोडक्शन की, तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की अपने सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि इंग्लिश की डेफिनेशन क्या होती है। कि एक नियम होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिसका प्रयोग अपन लैंग्वेज का सही प्रयोग करने के लिए करते हैं, विच इज़ यूज टू अंडरस्टैंड करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद में कुछ एक ग्रामेटिकल जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ है कि जो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कुछ एक अपने एग्जांपल किए थे, जिसमें अपन ने एक एग्जांपल किया था जिसके अंदर टेंस के ऑर्डर अपन ने फॉलो किए थे। नो के साथ में एक जगह एस लग रहा था, एक जगह एस नहीं लग रहा था, सिंगुलर और प्लूरल का सिस्टम था। उसके बाद में अपन ने बात की थी एक सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। सब्जेक्ट की जब अपन बात कर रहे थे तो उस संबंध के अंदर अपन ने जो 4 सेंटेंस होते हैं जो स्कूल लाइफ में अपन बेसिक के संदर्भ में पढ़े हुए होते हैं, उनके ऑर्डर की अपन ने बात की थी कि जो वर्ब होती है, वर्ब के 2 पार्ट एच यू और एम वी के बीच में जो आता है वो सब्जेक्ट का रोल करता है। लास्ट में अपन ने कल वीडियो में बात की थी, क्लास में बात की थी, सिमेंटिक और सिंटेंटिक की बात की थी। सिमेंटिक का मतलब एक इजी वे का मतलब के अंदर अर्थ होता है सेंस, और सिंटेंटिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर। सिंटेंटिक के अंदर अपन क्या देखते हैं, एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर दे के उसको राइट और रॉन्ग का जजमेंट करते हैं, बल्कि सिमेंटिक के अंदर अपन सेंस देखते हैं कि सेंस राइट है या रॉन्ग है। हालांकि बात ये नहीं है कि सिमेंटिक वाला ही राइट हो, और बात ये भी नहीं है कि सिंटेंटिक वाला ही राइट हो। सेंस और स्ट्रक्चर दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए। कई कई जगह अपन सेंस को प्रायोरिटी दे देते हैं, कई कई जगह स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दे देते हैं। जैसे अपन ने कल एक एग्जांपल किया था, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो सिमेंटिक भी एक्यूरेट था और सिंटेंटिक भी एक्यूरेट था। उसी के समानांतर अपन ने एक एग्जांपल किया, बुक्स फ्लाई इन द स्काई, जो सिंटेंटिक तो राइट था बट वो सिमेंटिक राइट नहीं था। इसी क्रम में अपन आज आगे बढ़ेंगे। आज अपन बात करते हैं, बिल्कुल अपन जीरो से चल रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। पहले तो आप ये बताओ, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के आपने अल्फ़ाबेट पढ़ी हैं? बताओ, आंसर दो। अल्फ़ाबेट कितने प्रकार की होती हैं? अरे ये तो जानकारी है ना कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला, सीधी भाषा में बात करना तो ABCD कै प्रकार की हुए? 4 प्रकार की ABCD हुए। मतलब अल्फ़ाबेट है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। बात और समझना आगे, कौन कौन से प्रकार होते हैं? बताओ कौन कौन से प्रकार होते हैं? मतलब फर्स्ट ABCD ऐसा ही बोलते हो ना आप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। और फोर्थ तो यानी कि जो कि समझ में नहीं आवे, ठीक है, बिल्कुल कर्सिव राइटिंग में। अब ये आपने जो आंसर दिए हैं वो सब के सब गलत हैं, ये सब के सब गलत हैं ये आंसर। अल्फ़ाबेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप नहीं होते। क्यों नहीं होते उसके पीछे अपन बात करते हैं। आज तक आप ये सोचते आए होंगे कि अल्फ़ाबेट 4 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, सेकंड अल्फ़ाबेट, थर्ड अल्फ़ाबेट और फोर्थ अल्फ़ाबेट। ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट अल्फ़ाबेट, उसमें आप क्या लिखते हो? ए के बाद में बी लिखा, सी लिखा, और क्या लिखते हो आप? डी लिखते हो। इस क्रम से आप आगे चलते रहते हो। सेकंड आप अल्फ़ाबेट लिखोगे तो ये बताइए, आप ए के बाद में सी लाओगे क्या? सी लाओगे क्या? ए के बाद में सी लाओगे क्या आप? या ए के बाद में बी लाओगे? बताओ, बी लाओगे। थर्ड है उसमें भी यही काम करोगे आप, फोर्थ में भी आप यही काम करोगे। तो अल्फ़ाबेट तो एक ही हुई ना, अल्फ़ाबेट एक हुई है, लेकिन अल्फ़ाबेट में जो लेटर यूज़ हो रहे हैं उनका डिज़ाइन चेंज हुआ है, स्मॉल और कैपिटल लेटर हुए हैं। इसलिए अल्फ़ाबेट के कोई प्रकार नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट ओनली 1 होती है, एक ही अल्फ़ाबेट होती है। 4 वाला ये कंसेप्ट पूरी तरीके से गलत है। तो अल्फ़ाबेट का टाइप है वो क्या रहेगा? एक रहेगा। अल्फ़ाबेट एक ही होती है, और जो लेटर होते हैं उन लेटर्स की डिज़ाइन होती है, जिसको अपन स्मॉल और कैपिटल लेटर भी
बोलिए होते हैं। बात आई इतनी समझ में? अब अगली बात समझिए आप, अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? कितने लेटर होते हैं? अल्फ़ाबेट में जो लेटर होते हैं उनकी संख्या होती है 26। 26 होते हैं लेटर। चलो यहाँ पे बिल्कुल और बेसिक बात कर लेते हैं। 26 लेटर में से कॉन्सोनेट कितने होते हैं और वाउल कितने होते हैं? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे समझना बात, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाउल 26 लेटर हो गए अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट एक होती है। वाउल कितने होते हैं आपको बताने हैं, और वाउल लेटर कितने होते हैं ये भी बताने हैं। आपको बताने हैं कॉन्सोनेट, और एक नीचे लिख रहा हूं मैं कॉन्सोनेट लेटर। कॉन्सोनेट लेटर बताइए, वाउल कितने होते हैं? 5 होते हैं वाउल। वाउल लेटर कितने होते हैं? एक ही बात है क्या दोनों? एक ही बात है। चलो यहाँ पे भी लिख दिया 5। कॉन्सोनेट कितने होते हैं? 21 होते हैं। कॉन्सोनेट लेटर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 24 होते हैं। 21 ही होते हैं ना, सेम ही है ना। तो यहाँ पे कॉन्सोनेट लेटर भी कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है, कन्फर्म है क्या? एक ही बात है क्या? कॉन्सोनेट और कॉन्सोनेट लेटर, वाउल और वाउल लेटर। चलो देखते हैं। अब देखो बात को समझो, वाउल 5 होते हैं ऐसा गलत है, वाउल होते हैं 20। ठीक है, वाउल लेटर 5 होते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है। वाउल जो 5 होते हैं उनके नाम बता सकते हो? वाउल लेटर के नाम बता सकते हो क्या? वाउल लेटर्स, ए ई आई ओ और यू, ये होते हैं वाउल लेटर। कॉन्सोनेट कितने होते हैं? कॉन्सोनेट 21 नहीं होते हैं, बल्कि होते हैं 24। ठीक है, कॉन्सोनेट लेटर्स हैं वो कितने होते हैं? 21 होते हैं। बात समझ में आई कुछ या नहीं आई? अब आपके जहन में एक काउंटर सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने कौन वाउल हैं वो 20 क्यों किए, बल्कि वाउल लेटर हैं वो आपने 5 किए। ये बात तो बराबर ठीक है। कॉन्सोनेट 21 हैं, या कॉन्सोनेट लेटर के आगे आपने लिखा है 21, ठीक बात है, लेकिन आपने कॉन्सोनेट के आगे लिखा है 24, ये बात नहीं जच रही। इस बात का काउंटर सवाल पैदा हो रहा है, तो बात को समझो। आपने हिंदी के अंदर वर्ण विचार पढ़ा होगा, हिंदी के अंदर आपने वर्ण विचार पढ़ा होगा, पढ़ा ना? वर्ण विचार पहली क्लास ही हुई थी हिंदी की वर्ण विचार की। वर्ण विचार के अंदर आप क्या पढ़ते हो? अभी भी मैं बताऊंगा वर्ण विचार के अंदर कौन से वर्ण को किस तरीके से बोलना है। अरे पढ़ते हो ना, ओष्टे दंते ऐसा पढ़ते हो ना आप? तो वर्ण विचार को इंग्लिश में कहा जाता है फोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? फोनोलॉजी कहा जाता है। आपके हिंदी में टोटल जो वर्ण विचार हैं उनमें 20 और 24, टोटल 44 का रेशियो है ना। टोटल 44 क्या होते हैं आपके? आपके टोटल वर्ण कितने हैं? टोटल वर्ण कितने हैं? स्वर और व्यंजन है वो टोटल कितने हैं? टोटल की अगर आप काउंटिंग करोगे तो कितने आएंगे? 44 आएंगे ना। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी जब अपन वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्ण फोनोलॉजी बोले तो फनेटिक्स पढ़ेंगे। फनेटिक्स का नाम सुना होगा, आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा फनेटिक्स का। जब आप फनेटिक्स पढ़ोगे तो फनेटिक्स से किसी इंग्लिश के वर्ड को किस तरीके से बोला जाना चाहिए ये बात आप उसके अंदर सीखते हो। उसके सिंबल होते हैं, किसी वर्ड को किस तरीके से बोला जाना चाहिए उसके सिंबल हैं वो मेंशन किए जाते हैं। वहाँ पे अपन बात करेंगे वाउल की बात करेंगे, और वहाँ पे अपन बात करेंगे कॉन्सोनेट की बात करेंगे। अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर होते हैं तो यहाँ पे कॉन्सोनेट लेटर और वाउल लेटर ही होगा, वाउल और कॉन्सोनेट नहीं होंगे। फिर भी ये बात अगर समझ में नहीं आई है तो जब अपन फनेटिक का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी।
फनेटिक का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी बात। तो हिंदी के अंदर फोनोलॉजी, वर्ण विचार, हिंदी में 44 क्या हो गए, स्वर और व्यंजन को मिलाया, टोटल कितने हुए, 44 होते हैं ना। उन स्वर और व्यंजन से अपन फनेटिक्स का ज्ञान लेते हैं, कौन से वर्ड को किस तरीके से बोलना है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो काम में आने हैं, करते हैं ना ऐसा। तो इंग्लिश के अंदर जब अपन फनेटिक्स पढ़ेंगे तो हिंदी में जो आप काम करते हो ना वर्ण विचार से, वही काम इंग्लिश के अंदर होगा। उस फनेटिक्स के टॉपिक के दरमियान अपन वाउल और कॉन्सोनेट की बात करेंगे। इसलिए करेक्टली आप बोलते हो कि अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर होते हैं कितने, 26, उसमें वाउल 5 होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। वाउल लेटर 5 होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी आर द वाउल्स लेटर इन वाउल्स लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, उत्तर क्या सही होगा, 5। हाउ मेनी आर द वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो कौन सा उत्तर सही होगा, 20 सही होगा। तो वाउल और कॉन्सोनेट ये जो कंसेप्ट है ये फनेटिक्स से रिलेटेड है, बल्कि वाउल लेटर और कॉन्सोनेट लेटर, ये जो आगे नाम के आगे लेटर लग रहा है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नाम के आगे लेटर्स लग रहा है, यहाँ पे लेटर्स लग रहा है, तो लेटर्स हैं वो तो अल्फ़ाबेट में पाए जाते हैं। बात आई क्या इतनी समझ में? आपकी अगर बात नहीं समझ में आई है, वो बात समझ में नहीं आई है कौन सी, वाउल वाली और कॉन्सोनेट वाली। सर यहाँ पे 20 और यहाँ पे टोटल हुए 24, टोटल 44 जो हुए हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पीच साउंड बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्पीच साउंड। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 44 स्पीच साउंड होते हैं। ये स्पीच साउंड वाली बात बाद में समझ में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, अगली बात देखिए, आप जब इंग्लिश से पढ़ते हो तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो, लेटर पढ़ते हो ना। लेटर मतलब अक्षर, अक्षर ज्ञान होता है। आफ्टर देन क्या करते हो, आफ्टर देन आप पढ़ते हो वर्ड, पढ़ते हो ना वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक है। अब ये जो वर्ड है वो बनता कैसे है, कैसे बनता है वर्ड, लेटर से वर्ड बनता है। जैसे अल्फ़ाबेट के अंदर टोटल 26 लेटर हैं, इनमें से मैंने एक पकड़ा ए को, एक पकड़ा मैंने बी को। बताओ ये वर्ड बन गया क्या, नहीं बना। तो बताओ कैसे बनता है, वेरी गुड। एक से अधिक लेटर्स का ऐसा समूह है जो क्या दे, समूह बने और उसका डिक्शनरी के अंदर कोई मीनिंग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए। जैसे मैंने 1 और 2 लेटर का ग्रुप में लिया, फिर भी क्या नहीं बना, वर्ड नहीं बना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ और एक्स, अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये वर्ड बन गया। ओ और एक्स लिखते ही यहाँ पे वर्ड बन गया, क्योंकि इसका क्या है, मीनिंग है। डिक्शनरी के अंदर इसका मीनिंग है, इसलिए ओ एक्स है वो वर्ड बन गया। बात समझ में आ गई। अगली बात देखते हैं अपन, 3 नंबर पे बात आती है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, उनसे क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है सेंटेंस। अब बताइए वर्ड्स हैं उनसे क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। अब वो सेंटेंस कैसे बनेगा वो बताइए, कैसे बनेगा सेंटेंस, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, भाई जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक से अधिक वर्ड है, वो सेंटेंस बना सकते हैं, बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हरी, आगे लिख दिया मैंगो, हरी ए मैंगो। बताओ सेंटेंस बना, गलत है ये सेंटेंस। हरी ए मैंगो ये गलत है ना, क्यों है गलत, ये सेंस नहीं आ रहा ना। अब देखो सेंटेंस के अंदर बात मैंने पहले बता दी कि सेंस भी होना चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए। और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता हूँ, हरी, यहाँ पे लिखा इट्स
अब क्या ये बिल्कुल सही है और ये क्या था, गलत था। यहाँ पे क्या आ रहा है, सेंस आ रहा है, सेंस भी आ रहा है और ग्रामेटिकल तरीके से इसकी स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, राइट है। दोनों ही बातें हैं, सेंस भी दे रहा है मतलब सिंटेंटिक भी राइट है तो सिमेंटिक भी राइट है। बात समझ में आई इतनी। अब देखो सेंटेंस के अंदर ही क्या पाया जाता है, क्लोज पाया जाता है। जो सेंटेंस होगा उसी के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोज पाया जाएगा। वो सब बातें आपको साथ साथ के अंदर बता देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो, लिख रहे हो क्या साथ साथ में, या नहीं लिख रहे हो? लिखो, नोट करो इनको। हर बात को समझना है, नोट करना ही सफिशिएंट नहीं है, हर बात को समझो। आपके जो दिमाग के खुद के थॉट हैं, किस तरीके से आप बात को समझ रहे हो वो भी आप साथ में नोट कर सकते हो। और जो बातें मैंने पहले बताई थी वाउल और कॉन्सोनेट वाली, वो बात नोट की क्या आपने, कर ली वो नोट? वाउल कॉन्सोनेट, वाउल लेटर, कॉन्सोनेट लेटर। आज तक तो जहन में यही था कि वाउल कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक्चुअल के अंदर है क्या, वाउल लेटर 5 होते हैं। कॉन्सोनेट कितने होते हैं, 21 होते हैं। ऐसा नहीं है, कॉन्सोनेट लेटर 21 होते हैं, कॉन्सोनेट तो 24 होते हैं, वाउल 20 होते हैं, जो कि अपन स्पीच साउंड फोनेटिक्स के टॉपिक में पढ़ेंगे। करो, नोट करो जल्दी। कर लिया सब लोगों ने? अब मेरे साथ साथ में लिखिए। आपको लेटर अल्फ़ाबेट से संबंधित सब बातें बता दी हैं मैंने, जो बिल्कुल बेसिक थी। लेटर रिटन सिस्टम की, लेटर रिटन सिस्टम की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अब देखो, कोई भी लैंग्वेज होती है उसके 2 फॉर्म चलते हैं। कोई भी जो लैंग्वेज होती है, साथ साथ में लिखने का काम करो। जहाँ पे मैं आपको रोकूँ भी, आप लिखना नहीं है, समझना है, वहाँ पे रुक जाना। कोई भी लैंग्वेज होती है उसके 2 फॉर्म चलते हैं। कौन कौन से फॉर्म चलते हैं? एक तो चलता है स्पोकन फॉर्म, और एक कौन सा चलता है, रिटन फॉर्म चलता है। एक तो स्पोकन फॉर्म चलता है और एक चलता है रिटन फॉर्म। लैंग्वेज के 2 फॉर्म, एक तो स्पोकन फॉर्म और एक रिटन फॉर्म। अब आपसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज का प्राइमरी स्पीच कौन सा होता है और सेकेंडरी स्पीच कौन सा होता है? पहले नोट करो, उसके बाद में आपको आंसर देने हैं। लैंग्वेज इज ए प्राइमरी स्पीच, लैंग्वेज इज ए प्राइमरी स्पीच दो नंबर बात है, लैंग्वेज इज ए सेकेंडरी स्पीच। लैंग्वेज इज ए प्राइमरी स्पीच, लैंग्वेज इज ए सेकेंडरी स्पीच। लैंग्वेज के फॉर्म कितने चलते हैं? 2 चलते हैं, आपके सामने है। एक तो स्पोकन फॉर्म है और एक क्या है, रिटन फॉर्म है। 2 फॉर्म है। लैंग्वेज इज ए प्राइमरी स्पीच और लैंग्वेज इज ए सेकेंडरी स्पीच, ये 2 स्टेटमेंट हैं। इन स्टेटमेंट है, इनको मेंशन करना है स्पोकन और रिटन से। अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं वो ग्रामर का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं।
इंग्लिश जो ग्रामर है उस ग्रामर को आगे हमें किस तरीके से पढ़ना, उसके इंट्रोडक्शन के संबंध में बात करें। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है वो अच्छी तरीके से यहाँ आसानी से सीख सकता है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से। लैंग्वेज इज ए प्राइमरी स्पीच। कौन सा होता है भाई प्राइमरी स्पीच? क्या होता है प्राइमरी स्पीच? अरे हिंदी अर्थ नहीं बताना है इसका। लैंग्वेज इज ए सेकेंडरी स्पीच। देखो प्राइमरी का तो मतलब हो गया फर्स्ट वाला काम, सेकेंडरी का मतलब कौन सा हो गया? सेकंड काम। सबसे पहले आप एक बात समझ लो, बीएड आप जो स्टूडेंट बीएड किए हैं, बीएड किया है, एसटीसी किया, टीचर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जानते हैं कि किसी भी बात को अपन सीखते हैं तो LSRW फॉलो होता है। LSRW। L का मतलब क्या होता है? लिसनिंग। L का मतलब लिसनिंग हो गया, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। कोई छोटा बच्चा होता है, उसको जब क्लास में बिठाया जाता है, ये तो है नहीं कि उसको बिठाते ही वो लिखने लग जाता है। उसको क्लास में बिठाया जाता है, 2-4 महीने वो बैठा रहता है, तो वो क्या करता है? लिसनिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। वो सुनता रहता है, सुनने के बाद में वो क्या काम करेगा? बोलेगा। स्पीकिंग यानी बोलेगा, सुनेगा जैसा बिल्कुल बोलेगा। अब देखो ये जो 2 काम है, इसके अंदर कोई व्यक्ति पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लिए होते हैं। क्योंकि काम क्या रहते हैं? 2 काम रहते हैं। वो लिसनिंग का काम करते हैं। अब सारे दिन किसी लैंग्वेज को वो लिसनिंग करेंगे, लिसनिंग होता रहेगा, उसके बाद में स्पीकिंग का प्रोसेस वो कब ना कब तो स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो 2 काम हैं R और W, इसके लिए क्या होना ज़रूरी है? पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लैंग्वेज का ज्ञान, नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले काम क्या हो रहा है? देखो L का मतलब लिसनिंग, ये लिसनिंग वाला तो होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिटन वाला मामला आ रहा है, ये तो यहाँ पे आ रहा है, और स्पीकिंग वाला मामला यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट मामला कौन सा आ रहा है? फर्स्ट काम तो स्पीकिंग वाला हो रहा है। तो लैंग्वेज इज ए प्राइमरी स्पीच क्या हुआ? बोलो। लैंग्वेज इज ए प्राइमरी स्पीच हुआ यहाँ पे स्पोकन। स्पोकन फॉर्म होती है वो लैंग्वेज की प्राइमरी स्पीच होता है वो। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? स्पोकन फॉर्म लिख देंगे, स्पोकन फॉर्म। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? रिटन फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे रिटन फॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं देखो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ में अपन इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं अपन। LSRW आपने देखा, बिल्कुल नेचुरल होता है LSRW। तो ये काम भी क्या है? बिल्कुल नेचुरल है। तो लैंग्वेज का प्राइमरी स्पीच क्या होगा? प्राइमरी स्पीच स्पोकन होगा। अब वो एक अलग बात है कि स्पोकन करना नहीं आ रहा, व्यवहार में नहीं हो, लेकिन लिखना पढ़ना सब आता है, वो एक अलग बात है, वो प्रैक्टिस का मामला है, ठीक है। लेकिन आपको मान लो बिल्कुल बोलना हो, समय लगा के बोलो, लेकिन फिर भी बोलना हो तो आप आसानी से बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। नोट कर लिया सब लोगों ने? अब अगली बात समझिए, आपकी जो कोई भी लैंग्वेज हो, यहाँ पे मैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज है वह मूलतः किससे स्टार्ट होती है? लैंग्वेज है वो मूलतः स्टार्ट किससे होती है? किससे स्टार्ट होती है मूलतः लैंग्वेज? साउंड से स्टार्ट होती है। तो लैंग्वेज मूलतः साउंड से स्टार्ट होती है। मूलतः लैंग्वेज साउंड से स्टार्ट होती है। अब अपन बात करेंगे लैंग्वेज यूनिट की, कि लैंग्वेज में कितनी यूनिट होती हैं, कितनी इकाई होती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो वो समझो, मूल लैंग्वेज साउंड से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई क्या? अरे साउंड को तो प्रिफेयर किया ही जाएगा, वो एक अलग बात है कि अपन कैसे बोल रहे होते हैं।
इंग्लिश के बारे में ऐसा भी एक चलता है, बोले इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है, किसी वर्ड को आप कैसे भी बोल सकते हो, नहीं, बिल्कुल गलत है। इंग्लिश को बोलने का एक प्रॉपर अल्फ़ाबेट है। मैं आगे पढ़ाऊँगा फनेटिक के टॉपिक में। इंटरनेशनल फनेटिक एक अल्फ़ाबेट तैयार की गई थी, उसमें किसी वर्ड को किस तरीके से बोला जाना चाहिए, जो आपका अपन जो लिटरेचर जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन के अंदर जो इंग्लिश बोली जाती है, अब ब्रिटेन बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह अलग अलग इंग्लिश बोली जाती है। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हिंदी बोली जाती है। अब हिंदी तो राजस्थान में भी बोली जाती है, हिंदी यूपी में भी बोली जाती है, लेकिन यूपी के अंदर जो हिंदी बोली जाती है उसको अपन ये मानक मान सकते हैं कि वास्तव में बिल्कुल सही हिंदी बोली जा रही है, अच्छी हिंदी बोली जाती है यूपी के अंदर, आप भी सुनते हो लोगों से। उसी प्रकार जो इंग्लैंड का जो एरिया है उसकी जो राजधानी है लंदन, उस लंदन के पास, लंदन जो कैपिटल ऑफ इंग्लैंड है, राजधानी है इंग्लैंड की, तो उसके अंदर जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैं उनके आसपास के अंदर लगभग एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, उनके द्वारा इंग्लिश किस तरीके की बोली जाती है, उस इंग्लिश को, उस इंग्लिश के वर्डों को क्या बनाया गया, मानक बनाया गया, स्टैंडर्ड बनाया गया था, और उसी के आधार पे सिंबल तैयार किए गए थे कि कौन से वर्ड को किस तरीके से बोला जाना चाहिए। अब इंग्लिश के अंदर किसी वर्ड को आप बोलते हो तो कोई मनमर्जी नहीं होती है, हाँ वो एक अलग बात है कि क्षेत्रीयता का प्रभाव आ जाता है, लेकिन बोलने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो अपन बात करेंगे लैंग्वेज यूनिट की, कि लैंग्वेज के अंदर किस प्रकार की यूनिट होती हैं। टाइटल डालिए लैंग्वेज यूनिट। लैंग्वेज यूनिट भाषा की इकाई, इनको समझिए अच्छे तरीके से, साथ साथ में लिख लीजिएगा। एक नंबर पे होता है फनेम, दो पे होता है फनेम, दो पे होता है मॉर्फिम, तीन पे होता है वर्ड, चार पे होता है फ्रेज, पांच पे होता है क्लोज, छह पे होता है सेंटेंस, और सात पे होता है डिस्कोर्स। सात पे होता है डिस्कोर्स। बात समझ में आ गई। फनीम, मॉर्फिम, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस और डिस्कोर्स। फनीम का मतलब होता है सवनिम, सवनिम या ध्वनिग्राम। मॉर्फिम का मतलब होता है रूपिम, जिसको हिंदी में बोला जाता है रूपग्राम। वर्ड का मतलब आप जानते हो, वर्ड का मतलब क्या होगा, शब्द होगा। फ्रेज का मतलब क्या होगा, पदबंध होगा। क्लोज का मतलब क्या होगा, उपवाक्य होगा। क्लोज का बोला जाएगा उपवाक्य, और सेंटेंस का मतलब होगा वाक्य। ये हिंदी अर्थ बता रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ी सहूलियत हो। हिंदी में ये सब चीज़ें आती हैं, हिंदी में पदबंध भी होता है, उपवाक्य भी होते हैं, शब्द भी होते हैं, कुछ सिमिलरिटी हो जाती है तो समझ में अच्छा आता है। और डिस्कोर्स का मतलब होता है संवाद। संवाद, संवाद नहीं, संवाद। संवाद का मतलब अपन कोई कम्युनिकेशन करते हैं ना, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, डिबेट होती है, उसमें एक दूसरे के जो विचार हैं, थॉट आइडियाज़ हैं, किसी को दूसरे को अपन बताते हैं, उनके थॉट और आइडियाज़ सुनते हैं, वो डिस्कोर्स हो गया। ये एक लैंग्वेज यूनिट है। फनीम, मॉर्फिम, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस और डिस्कोर्स। इनमें से कुछ बातें तो आप जानते हो, आधी अधूरी बातें आपको जानकारी है,
कुछ बातें आप जानते नहीं हो, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। जो जानते हो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे, जो आप नहीं जानते हो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। हाँ, ये नाम पदबंध, पदबंध, ये है पदबंध है। पदबंध। अब देखो फनीम के बारे में अपन बात करेंगे। भाई फनीम क्या होता है? फनीम होता है जिस प्रकार से अभी भी मैंने आपको बताया, फनेटिक से संबंधित जो सिंबल होते हैं, साउंड होती है, वो साउंड होती है यहाँ पे। जिस प्रकार से बात को समझना, एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हो आप? ग्रल बोलते हो, ग्रल ही बोलते हो ना। इसको सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी गैल। अब इसको क्या किया जाता है, ये इनको बोला जाता है स्लेंट। जो तिरछी लाइन है उनको क्या बोला जाएगा? स्लेंट बोला जाएगा। और इसके सिंबल दिए जाएंगे। ये तो हो गया आपका गे, और ये हो गया ए, ऐसा ए जिसको खींचा जाए, गैल। और ये हो गया आपका ले, और ये आपका फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया गैल। ये है फनीम, स्वनिम और ध्वनिग्राम। मतलब इसके अंदर साउंड है, उसको अपन जज करते हैं, और साउंड को जज करके उसके बाद में अपन साउंड के सिंबल लिखते हैं। ये सिंबल लिखे हैं मैंने। ये टॉपिक अभी इसके बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब मैं फनेटिक का टॉपिक पढ़ाऊंगा जब ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब अपन बात करते हैं मॉर्फीम की, कि मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम का मतलब होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। मॉर्फीम के बारे में बताएंगे कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है जिसके अंदर ऐसा मीनिंग जिसको अपन क्या नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। वर्ड के बारे में जानकारी है आपको? वर्ड का मतलब शब्द, फ्रेज का मतलब होता है पदबंध। अब पदबंध किसके बनते हैं? आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा, संज्ञा पदबंध पढ़ा ना हिंदी के अंदर। कभी आपने हिंदी की व्याकरण पढ़ी है, ग्रामर पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो आप हिंदी की जो ग्रामर पढ़ोगे उसमें ये सब बातें आएंगी। क्लोज का मतलब उपवाक्य, सेंटेंस, डिकोस। ठीक है, नोट डाउन कर लिया, इनको लिख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉर्फीम की। मॉर्फीम की बात करते हैं कि ये मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम का मतलब मैंने आपको एक जगह तो बता दिया, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है। मीनिंगफुल यूनिट होती है। एक बात तो ये समझ में आ गई, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, मीनिंग की सबसे छोटी इकाई जिसको और ज़्यादा अपन डिवाइड नहीं कर सकते। इसी को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ वर्ड, ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ वर्ड that has meaning, that has meaning, that has meaning। एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्द का भाग भी हो सकता है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए। अब पहले एक बात समझिए आप, ये डेफिनेशन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले अपन कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से मॉर्फीम क्या होता है। सबसे पहले मैं एक इंडिविजुअली एक वर्ड ले रहा हूँ। वर्ड है यहाँ पे प्लेयर। मॉर्फीम का मतलब होता है कि ऐसा एक मीनिंग
जिसका आप कितने उसको उसका डिवाइडेशन आप कितना कर सकते हो, मतलब उसके टुकड़े आप कितने कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये प्लेयर है, प्लेयर के आप कितने टुकड़े कर सकते हो, कितने टुकड़े कर सकते हो बताओ। प्लेयर के टुकड़े होने संभव है ना, अरे डिवाइडेशन हो सकता है ना इसमें। तो एक तो हो गया यहाँ पे ये प्ले हो गया, प्ले क्या बन गया, मॉर्फिन बन गया। और एक ये ER है वो क्या बन गया यहाँ पे, मॉर्फिन बन गया। कितने मॉर्फिम हो गए, 2 मॉर्फिम हो गए। इतनी बात समझ में आई। तो मॉर्फिम का मतलब यही होता है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि सर इसका मीनिंग क्या निकलता है, अरे मीनिंग निकलता है इसका। ये क्या है अपने आप के अंदर, ये सफिक्स है। प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े हैं ना आपने, तो ये यहाँ पे सफिक्स है। सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इंग्लिश वाला प्रत्यय है, इंग्लिश का सफिक्स है। बात समझ में आ रही है। तो इसका एग्जिस्टेंस तो है ना ग्रामर के अंदर। तो ये 2 मॉर्फिन हो गए। अब देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं उनको समझना। अब यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। हरी इज ए, साथ साथ में नोट कर लो, हरी इज ए प्लेयर, हरी इज ए प्लेयर एंड ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब ये आपके सामने है एक सेंटेंस, इसमें अपन कई काम करेंगे एक साथ में। नोट कर लो, कर लिया सब लोगों ने नोट, पीछे नोट कर लिया क्या। अब देखो इसमें अपन काम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पिक आउट करेंगे कुछ बातें, अपन यहाँ पे देखेंगे वो कौन कौन सी देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो सेंटेंस लिखा पड़ा है ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है ये देखेंगे। अब पहले तो ये बताओ इसमें सेंटेंस हरी से लेके फुटबॉल तक सेंटेंस है या हरी से लेके प्लेयर तक सेंटेंस है, बताओ। हरी से लेके प्लेयर तक सेंटेंस है, तो बाद में आगे क्या है ये, नहीं बात सेंटेंस की हो रही है। सेंटेंस अलग अलग कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब सेंटेंस और क्लोज है ना, मॉर्फिम तो मैंने आपको बता दिया, मॉर्फिम तो अलग बताने की आवश्यकता थी इसलिए अलग बता दिया, और बातें वो सब साथ में आएंगी। यहाँ पे अपन सेंटेंस का मेंशन करेंगे, उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करेंगे कि फ्रेज कितनी है। फ्रेज हालांकि अलग से पढ़ाऊंगा लेकिन साथ में एक बार बता रहा हूँ रफली। उसके बाद अपन बात करेंगे कि यहाँ पे मॉर्फिम की संख्या कितनी है। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे क्लोज की संख्या कितनी है। यहाँ पे क्लोज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। क्लोज यानी निकट नहीं, क्लोज का मतलब है उपवाक्य। सबसे पहले तो ये बताओ कि सेंटेंस के अंदर क्लोज पाए जाते हैं या क्लोज में सेंटेंस पाया जाता है। सेंटेंस है उसमें क्लोज पाए जाने संभव है। चलो पहले आप ये बताइए, सबसे पहले अपन मॉर्फिम को देखते हैं, सेंटेंस को बाद में देख लेंगे, पहले मॉर्फिम को देखते हैं। अब आप लोग बताओगे, बताओ ये मॉर्फिम है या नहीं है। हद है, क्यों नहीं है भाई मॉर्फिम। अरे कोई वर्ड है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वो तो एक सिंगल मॉर्फिम हो गया, इंडिविजुअल मॉर्फिम हो गया। अगर कोई वर्ड है उसके टुकड़े किए जा सकते हैं तो 2 मॉर्फिम बन जाएंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मॉर्फिम है और ये भी मॉर्फिम है। उसके बाद में ये भी मॉर्फिम है, एग्जिस्टेंस रखता है अपना। अब यहाँ पे देखो प्लेयर, प्लेयर सिंगल मॉर्फिम नहीं है बल्कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो एक तो एम अपन ने यहाँ पे लिख दिया और एक एम हमने यहाँ पे लिख दिया, बात समझ में आ गई। उसके बाद में एंड है वो क्या हो गया, मॉर्फिम हो गया। ही है वो यहाँ पे क्या हो गया, मॉर्फिम हो गया। अब यहाँ पे इसके टुकड़े हो सकते हैं, एक तो ये और एक ये एस। तो यहाँ पे अपने एस लगाया है तो कुछ ग्रामेटिकल रीजन के कारण तो एस लगाया है, अगर एस नहीं लगाते तो हमारे सेंटेंस के अंदर एरर क्रिएट हो जाता। तो ये भी मॉर्फिम हो गया और ये भी मॉर्फिम हो गया। अब देखो फुटबॉल, अब यहाँ पे समझना बात को, फुटबॉल है इसके अंदर मॉर्फिम एक है या 2 है, 2 है। फुट का बनता सिंगल वर्ड होता है फुट, अरे होता ना, इसका प्लुरल क्या बनता है,
फुट और फिट नहीं बनता क्या? फुट का फिट बनता है ना, तो ये सिंगल वर्ड है और बॉल एक अलग वर्ड है, दोनों को साथ में कर दिया। ऐसी गेंद जो किससे खेली जाए? पैरों से खेली जाए। तो ये भी मॉर्फिम हो गया और ये भी क्या हो गया? मॉर्फिम हो गया। बात समझ में आ गई इसी तरीके से। तो टोटल मॉर्फिम की संख्या कितनी हुई? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई ना टोटल 11। तो मॉर्फिम की संख्या हो गई 11। अब अपन बात करते हैं सेंटेंस की। ये सेंटेंस कौन सा है? सबसे पहले ये बताओ। सेंटेंस के अंदर चलो पहले हिंदी में आते हैं। हिंदी का मैं थारो नाम सुनेडो है कि सरल वाक्य। दूसरो नाम कौन सा हुआ है? सरल वाक्य के बाद में कौन सा नाम हुआ? दूसरो संयुक्त वाक्य। तीसरो नाम क्या हुआ बोलो? हैं? कौन सा वाक्य हुआ है? मिश्रित वाक्य। ठीक है। 3 वाक्य हुए हैं। अंग्रेजी का माइन भी हुआ है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ मैं जो बात पूछ रहा हूँ वो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। बताओ यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है? अब देखो सेंटेंस को, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं अलग से बता दूंगा जब सेंटेंस पढ़ाऊंगा। जब अच्छी तरीके से सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल जानकारियाँ दे दी जाएंगी। अभी बिल्कुल आपको बेसिकली बात बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सेंटेंस हो गया कंपाउंड। अब बात करते हैं अपन फ्रेज की। चलो फ्रेज से पहले अपन बात कर लेते हैं क्लोज की। क्लोज की संख्या कितनी है? पहली बात तो ये बताओ, क्लोज सेंटेंस के अंदर क्लोज पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? क्लोज के बारे में समझो, बात को समझो पहले क्लोज के संबंध में। मैं यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज यूनिट लिखवाई थी उसमें सबसे पहले क्या लिखवाया था बोलो? फनेम। बाद में क्या लिखवाया था? मॉर्फेम। बाद में क्या लिखाया था? वर्ड। उसके बाद में क्या लिखाया था? फ्रेज। उसके बाद में क्या लिखाया था? क्लोज। उसके बाद में क्या लिखाया था? सेंटेंस लिखाया था। उसके बाद में आगे बात समझ में? ये बिल्कुल सीक्वेंस से है, ये बिल्कुल क्रमबद्ध है। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा आपके। आप समझो। आप सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ सेंटेंस, क्योंकि उल्टा कर देंगे तो एक एक एंट्री पक्की मिलेगी आपको। सबसे पहले मैंने लिख दिया सेंटेंस। सेंटेंस के नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोज। क्लोज के नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेज। फ्रेज के नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? वर्ड लिख दिया। हमें जो स्टडी करनी है उन 4 की स्टडी करनी है मुख्य रूप से। आपके जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर इन 4 की स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर नॉर्मल ये 4 यार 4 के बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगे इनकी। अब फनेटिक है वो तो जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, जो एमए प्रवेश के अंदर जो पहला पेपर है उसके अंदर फनेटिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो टीचर एग्ज़ाम होते हैं जितने भी, उनमें फनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो जो सेंटेंस होगा, ये मान के चलो कि जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोज पाया जाएगा। ये कन्फर्म बात है। सेंटेंस होगा उसमें क्लोज पाया जाएगा, और जो क्लोज होगा उसमें क्या पाई जाएगी? फ्रेज पाई जाएगी। और फ्रेज में क्या पाए जाएंगे? वर्ड पाए जाएंगे। बात समझ में आई? जो सेंटेंस होगा उसमें क्लोज पाया जाएगा। अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस। अपन ने इसका नाम क्या लिखा? कंपाउंड सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस के अंदर क्लोज कितने हैं? कितने क्लोज हैं बताओ? क्लोज का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट हैं, अगर एग्रीमेंट 1 से अधिक है तो क्लोज की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
3 एग्रीमेंट हैं तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट तो ये रहा और एक सब्जेक्ट ये रहा। अगर सब्जेक्ट मिल रहा है तो इसका एग्रीमेंट भी मिल रहा है, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, इसका एग्रीमेंट भी मिल रहा है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बात को समझो, बात नहीं समझ में आ रही है तो बात को समझा देंगे अच्छी तरीके से, नहीं समझ में आ रही है तो बोलिएगा। अब देखो यहाँ पे एक तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है और एक यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है, तो क्लोज की संख्या कितनी हो गई, एक तो क्लोज क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, क्लोज नंबर 1, और एक क्लोज नंबर क्या हो गया, ये 2 हो गया। एक सेंटेंस है और उसमें क्लोज की संख्या कितनी है, 2 संख्या है। आपने सुना होगा मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ऐसा नाम सुना होगा। चलो ये बातें अपन क्लोज का टॉपिक पढ़ेंगे जब चर्चा कर लेंगे। अभी तक आप इतना ही समझो कि एक सेंटेंस के अंदर क्लोज पाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? जितने एग्रीमेंट होंगे उतने क्या होंगे, क्लोज होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसको बोला जाता नरेशन, पढ़ा है आप लोगों ने। उसमें आप इस तरीके से पढ़ते हो कुछ बातें, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़ते हो कि हरी टोल्ड मी, ये इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हूँ मैं, दैट, उसके बाद में कोई ना कोई क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रमेश, उसके बाद में कोई ना कोई वर्ब आ गई और अदर एलिमेंट आ गए। इस प्रकार के वाक्य होते हैं ना, अरे होते हैं ना इस प्रकार के वाक्य। पूरा का पूरा एक सेंटेंस ही होता है। डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो उसमें पूरा का पूरा, इनडायरेक्ट स्पीच में पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है ना, वो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है। उस सेंटेंस का टाइप एक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाला होता है। आगे बात समझे? और उसमें क्लोज पाए जाते हैं, क्लोज होते हैं 2 उसके अंदर, 2 से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन जनरली उसके अंदर 2 ही होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट कितने हो रहे होते हैं, 2 हो रहे होते हैं। तो क्लोज कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। क्लोज वाली बात समझ में आ गई? आप इस बात को कुछ इस तरीके से समझो, जैसे मान के चलो कि ओ जिया मान लो कि गाँव कमान के हुआ कि अगवाड़ी है, ठीक है, आ है गुआड़ी, चित्र अजीब सो बन गयो। अगवाड़ी है और इको गेट के है, एक ही गेट है इको, ठीक है, गेट है एक ही है और एक ही गेट है और मकान भी कमान कोई 3-4 एक मकान नहीं। आप उसमें ये बताओगे, ये पता लगाओगे कि एक कमान घर कत्ता ही, घर कत्ता ही मतलब कत्ता एग्रीमेंट हो रहा है। 3 चूल्हा बढ़ रहे हैं, एक मकानदार 8 चूल्हो बाल रखियो है, एक 8 आप बाल रखियो है, एक 8 बाल रखियो है। कहने को मतलब 3 जगह रोटी बने हैं। बताओ कत्ता परिवार होया, 3 परिवार होया ने। अरे समझो नहीं बात ने, तो ए 3 एग्रीमेंट को नहीं हो गया गे, अठे एग्रीमेंट हो रहे हैं। जदि तो नाके रोटी बन रही है, अठे नाके चूल्हो बन रही है, अठे नाके हो रही है काम और अठे भी अलग हो रही है काम। बात समझ में आ गई? तो इस तरीकों ही सेंटेंस का मान अपा क्लोज को बेरो पढ़ा और कोई इको कोई अलग तरीकों को नहीं। सामान्य बात आई है और आप जब क्लोज को टॉपिक पढ़ांगा आप भी कमान और बात कर लेंगा। बात आ गई थी समझ में? आ गई क्या बात समझ में? अच्छी तरीके से आ गई। दूसरी बात है, आप ऐसे समझो, एक बड़ी सारी गली है, एक बड़ी सारी गली है, खूब सारा मकान है, बिगमन खूब मकान ही, और बठे एक ही जगह सगड़ाओ खानों बने। बताओ परिवार की संख्या 1 है, तो जरूरी नहीं कि कोई बड़ा सेंटेंस है उसके अंदर क्लोज पाया ही जाए, नहीं भी पाया जा सकता है। एग्रीमेंट ही एक हो, नहीं पाया जा सकता है। और ये कतई जरूरी आवश्यक नहीं है कि सेंटेंस छोटा है और आप ये कहोगे यार ये छोटा सा सेंटेंस है, इसके अंदर क्लोज थोड़ी पाए जाएंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल देसी तरीके से समझा दिया अच्छी तरीके से। तो ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत को नहीं। अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नोट डाउन करो। तो हाँ, फ्रेज की बात अपन और करेंगे, फ्रेज की बात अपन अगले एग्जाम्पल के अंदर कर देंगे, पहले ये नोट कर लो। और कोई बात नहीं समझ में आई है तो पूछ लो, कोई बात नहीं समझ में आई है, कहीं समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, उलझन है, तो आप पूछ सकते हो।
पूछोगा जल्दी मन बेरो पड़ोगे या मन के बेरो पड़ोगे बताओ, सपना थोड़ी आऊँगा, पूछ लिया कोई बात नहीं समझ में आओ तो करो, नोट करो। क्लोज, क्लोज समझ में नहीं आया? जिसमें क्लोज हो ही नहीं, क्लोज तो सब में पाया जाएगा, सेंटेंस में क्लोज पाया जाता है। उसमें सेंटेंस जो होते हैं, हाँ मेरी बात सुनो, जैसे एक सेंटेंस है, अभी बता दूंगा मैं आपको। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, एक अपन नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, अपन यहाँ पे लिखा कि राम, एकदम बिल्कुल इजी वे में सेंटेंस लेते हैं, राम गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस है। मैंने जो बोला उसका मतलब ये है कि सेंटेंस जो होगा उसमें अगर कोई भी क्लोज नहीं है तो सेंटेंस भी वही है लिखा हुआ, क्लोज भी वही है, एक से अधिक क्लोज के ऊपर ये बात है, हमें एग्रीमेंट देखने पड़ेंगे। जैसे सेंटेंस है राम गोज टू स्कूल, ठीक है, हमारे को यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस के बारे में बात करनी है कि ये सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है। तो बिल्कुल आपको पता अच्छी तरीके से सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पे ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सिंपल है। और इसमें क्लोज की संख्या कितनी है, क्लोज की संख्या है इसके अंदर एक है, जो ये समय क्लोज है, ये समय सेंटेंस है। बात आगे समझ में, समय क्लोज है, समय सेंटेंस है, एक से अधिक क्लोज बनेगा तो एग्रीमेंट होगा, एक से अधिक क्लोज बनेगा तो एग्रीमेंट होगा। जी अब बात बताई अल्ली की, अल्ली का मान जब दो चूल्हा जर्जी से तो परिवार की संख्या दो, जिससे अदरवाइज एक ही रहनी है। बात समझ में आ गई? और कोई डाउट? क्लोज वाला सिस्टम आ गया समझ में? ये बिल्कुल आपको बेसिक स्तर बताया मैंने, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की खास बात ये है कि अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ गए तो हिंदी के अंदर भी उनकी इंग्लिश से आपको हेल्प मिलेगी। बात आ गई इतनी समझ में? और एग्जाम्पल भी करवा दूंगा, मिटा दूंगा ये। अगली बात समझिए, कुछ एक अपन वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उसमें आपको मॉर्फिम बताना है। एक तो आप बताइए, वर्ड है आपका प्लेड, एक वर्ड है आपका, एक बार नोट मत करना, एक वर्ड है आपका प्लेड, एक वर्ड आपका बुकिंग, एक है आपका ब्लैक बर्ड, एक वर्ड है आपका ब्लैक बोर्ड, एक वर्ड है आपका स्कॉलरशिप। इनके अंदर आपको बताना है मॉर्फिम, मॉर्फिम बताना है इसके अंदर आपको। बताइए कितने मॉर्फिम है इसके अंदर? प्लेड में कितने मॉर्फिम है बताओ? दो मॉर्फिम है, ये अलग है और ये अलग है। बुकिंग के अंदर बताइए कितने मॉर्फिम है? दो है, ठीक है। ब्लैक बर्ड में दो है, ब्लैक बोर्ड में दो हैं, स्कॉलरशिप में दो है। अब देखिए यहाँ पे एक तो वर्ड होता है, सबसे पहले आप प्लेट के अंदर आप गए, प्लेट के एग्जाम्पल से आपको बात समझनी है। क्या बात समझनी है वो देखो। एक तो वर्ड होता है डिपेंडेंट और एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट। एक तो होता है डिपेंडेंट को अपन बोलेंगे फ्री, और जो इंडिपेंडेंट को बोलेंगे फ्री, और डिपेंडेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? बाउंड बोलेंगे टेक्निकल भाषा के अंदर। इसी के अनुसार मॉर्फिन के भी दो प्रकार होते हैं। अब देखो मॉर्फिन के में दो प्रकार होते हैं, उनके एग्जाम्पल होते हैं, वो सब बातें मैं आपको लिखा दूंगा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, रफली अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, अगर कोई मॉर्फिम जो खुद क्या है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है,
उसके साथ में कोई मॉर्फिम जुड़ रहा है, जुड़ने पर उसका सेंस निकलता है, तो वो क्या हो गया, बाउंड मॉर्फिम हो गया। बात समझ में आई क्या? जैसे यहाँ पे देखिए, आपने टुकड़े किए दो, एक तो आपने क्या लिखा, प्ले लिखा, और एक आपने क्या लिखा, ईडी लिखा। प्ले प्लस ईडी बराबर क्या बना, प्लेड बना। और यहाँ पे आपने देखा कि एक तो ये मॉर्फिम हो गया और एक ये मॉर्फिम हो गया। ईडी जो मॉर्फिम है, जो क्या है कि एज ए सफिक्स है, सफिक्स है ना, ये आपका मॉर्फिम है, ये है आपका सफिक्स। अब ये बताइए कि आप हिंदी के अंदर आप पढ़ते हो, इंग्लिश में तो हो सकता है कि आपने अफिक्स, परफिक्स और सफिक्स नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े ना। हिंदी में आपने प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे, और प्रत्यय और उपसर्ग की डेफिनेशन में आप क्या पढ़ते हो कि प्रत्यय और उपसर्ग मूल वर्ड के साथ में जुड़ते हैं और उसका अर्थ का क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। ये आपने बात पढ़ी है। इसका मतलब मूल वर्ड के साथ में, मूल शब्द के साथ में जुड़ के अर्थ का परिवर्तन करते हैं, बल्कि इंडिविजुअली अकेले की खुद की कोई क्षमताएं नहीं होती हैं। इसका मतलब वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे जो ये मॉर्फिम है, इसका तो क्या है, खुद का मीनिंग है, इसका तो खुद का मीनिंग है, बल्कि ये जो मॉर्फिम है इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, ईडी का कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि ईडी प्ले के साथ में जुड़ा तो फॉर्म कौन सी आ गई, पास्ट फॉर्म आ गई। बात समझ में आई क्या? अरे जो सफिक्सेज होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा यू एन, अन लिखा, अन का खुद का कोई अर्थ है क्या, कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा इन, लिखा, इनका खुद का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा आई आर, आई आर का खुद का कोई अर्थ है क्या, नहीं है। बल्कि रेगुलर के आगे इरेगुलर लगा दो, रेगुलर के आगे इरेगुलर लगा दो, अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। नियमित, अनियमित। काउंटेबल, जिसको गिना जाना चाहिए, काउंटेबल का मतलब जिसको अपन गिन सकते हैं, और काउंटेबल के आगे आप अन लगा देते हो तो क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल बन जाता है। कहने का मतलब जो प्रत्यय उपसर्ग होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो मूल शब्द के आगे पीछे जुड़कर उनका अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। आगे बात समझ। इसका मतलब वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट है वो नहीं होते। तो यहाँ पे देखो, ये मॉर्फिम कौन सा मॉर्फिम है, बोलो, ये मॉर्फिम कौन सा मॉर्फिम है, फ्री है या बाउंड है? ये फ्री है, फ्री मॉर्फिम है। फ्री मॉर्फिम का मतलब इंडिपेंडेंट है, बल्कि ये क्या है, बाउंड है। बात समझ में आ गई? इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गई? फ्री और बाउंड वाली बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। मॉर्फिम के दो प्रकार बता दिए मैंने यहाँ पे, फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम, अलग से नहीं लिखवाया है। मॉर्फिम के दो प्रकार हैं। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं बुकिंग की। अब देखो इसके अंदर एक तो बुक है और एक क्या है, प्लस में आईएनजी है। बताइए इसके अंदर बुक और आईएनजी, बुक कौन सा मॉर्फिम है, फ्री मॉर्फिम है, और आईएनजी क्या है, बाउंड है। अब है ब्लैक बर्ड, काला पक्षी। बताओ इसके अंदर कौन से मॉर्फिम है, ये दोनों फ्री हैं। ब्लैक और बर्ड ये दोनों फ्री हैं, ये भी फ्री है और ये भी क्या है, फ्री है। ब्लैक बोर्ड, इसमें भी दोनों फ्री हैं। ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। अब इनके बारे में जो कुछ एक नोट्स बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। और साथ में अब एक बात और बता रहा हूँ, उस बात को समझो आप। इतनी बात समझ में आ गई कि मॉर्फिम के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी फ्री मॉर्फिम, जिनका क्या होता है, खुद का कोई मीनिंग होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और जिनसे अपन कुछ चीज़ें तोड़ते हैं, सफिक्स तोड़ते हैं या प्रीफिक्स तोड़ते हैं, प्रत्यय उपसर्ग तोड़ते हैं, वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, जो मूल वर्ड के साथ में जुड़ेंगे तभी उनका क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के साथ में ये बातें सब आपको नोट करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको नोट नहीं करनी है। मैं जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ वो सब बातें आपको नोट करनी है, उसी में फ़ायदे में रहोगे आप। क्योंकि जो भी बोर्ड पे लिखता हूँ समझाने के लिए लिखता हूँ, साथ साथ में नोट करते रहना,
इससे आपका सिलेबस भी जल्दी होगा, समझ में भी अच्छा आएगा, और जहाँ भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो बोल देना। बिल्कुल इंग्लिश वो अपन 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे जाके बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा तो थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन विशेष समस्या नहीं होगी, ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे नोट कर लो आप नोट करते हो उतनी देर में मैं यहाँ पे कुछ आपको और बातें बता देता हूँ। एक होते हैं वर्ड, सिंपल वर्ड होता है, कंपाउंड वर्ड होता है, सिंपल वर्ड होता है, कंपाउंड वर्ड होता है, 3 नंबर पे होता है कॉम्प्लेक्स वर्ड। सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड। इसी के समानांतर सेंटेंस भी होते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सेंटेंस होते हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। एक तो हो गया यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, दो नंबर पे हो गया कंपाउंड सेंटेंस, तीन नंबर पे हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नोट कर लिया क्या? सब लोगों ने नोट कर लिया? फ्री और बाउंड वाली टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई क्या अच्छी तरीके से? सबके आ गई? फ्री और बाउंड वाली, फ्री और बाउंड वाला ज्ञान समझ में आ गया सबके? स्कॉलरशिप में दोनों फ्री हैं, इसमें दोनों फ्री हैं। आगे देखो, सिंपल वर्ड के अंदर एक सिंपल वर्ड में क्या होगा? सिंपल वर्ड के जो सिंपल वर्ड होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा केट, केट क्या है? सिंपल वर्ड है। सिंपल वर्ड के अंदर क्या आएगा? हमेशा एक ही वर्ड आएगा जो क्या रहेगा? फ्री रहेगा। आ गई बात समझ में? अब मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि PLAY प्ले, प्ले के अंदर आप मॉर्फिम बताओ कौन सा मॉर्फिम हुआ? फ्री मॉर्फिम हो गया ना। तो फ्री मॉर्फिम वाला इंडिविजुअली जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड होगा? सिंपल वर्ड होगा। बात समझ में? देखो यहाँ पे मैं एक के साथ में 3 बातें बता रहा हूँ आपको। एक तो मॉर्फिम सिखा रहा हूँ, साथ में आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वर्ड बताऊंगा, उसी के साथ में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सतही जानकारियाँ दूंगा। कंपाउंड वर्ड में क्या होगा? कंपाउंड वर्ड के अंदर जो तराजू होता है वो बराबर होता है, मतलब बराबर बराबर होंगे, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा कंपाउंड वर्ड के अंदर। और कंपाउंड सेंटेंस में भी, सिंपल सेंटेंस के अंदर भी क्या होगा? फ्री होगा। सिंपल वर्ड के अंदर फ्री होगा। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल जो सेंटेंस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। सिंपल वर्ड है वो भी क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा, मतलब फ्री रहेगा। बात समझ में आ रही है कि पीछे? बात समझ में आ रही है? नहीं आए तो पूछ लेना। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 बातें होंगी, फ्री और फ्री वाली। कंपाउंड जो वर्ड होगा उसमें फ्री वाली बातें होंगी, 2 वर्ड जुड़े हुए होंगे। जैसे आप देखो ब्लैक बर्ड, दोनों बराबर हैं। अरे दोनों बराबर है ना, दोनों फ्री हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब ये वर्ड कौन सा है? कंपाउंड वर्ड है। अगर अपन बात करें कॉम्प्लेक्स वर्ड की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड में क्या होगा? एक तो फ्री होगा और एक क्या होगा? बाउंड होगा। ऐसा यहाँ पे होगा सेंटेंस में। अपने जो सेंटेंस किया था एंड लगा के जो सेंटेंस किया था ना, एंड कंजंक्शन लगा के, तो उसमें देखा होगा आपने, एंड से पहले वाला की जो वैल्यू है जितनी, उतनी एंड के बाद वाले की वैल्यू है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही क्या हैं? फ्री हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, कोई किस पे डिपेंड नहीं है। आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पढ़ते हो उसमें सब के सब डिपेंड होते हैं, सब के सब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स वाले ही होते हैं। WH वर्ड वाले आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं।
और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक एफ आ जाएगा और एक बी आ जाएगा। इंडिपेंडेंट, डिपेंड, इंडिपेंडेंट, डिपेंड और इंडिपेंडेंट। बात आगे समझो, दोनों इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, एक ये डिपेंड। अब वर्ड और सेंटेंस वाली बात समझ में आ गई कि एक ही काम अपन ने किया है, कौन सा, फ्री बताना और बाउंड बताना। समझ में आ गया क्या? अपन ने एक ही काम किया, फ्री और बाउंड की ही टर्मिनोलॉजी समझी है अपन ने। कल मैं अच्छी तरीके से आपको लिखा दूंगा, इनको अच्छी तरीके से नोट्स बना देंगे। अभी मैं बिल्कुल आपको रफली बताया है, ये रफली समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक साथ के अंदर तीनों बातों को एक साथ में करके बताया है। फ्री याद रखो और बाउंड याद रखो, इंडिपेंडेंट, डिपेंड। सिंगल इंडिपेंडेंट है तो क्या बनेगा बताओ, फ्री मॉर्फिन बनेगा, सिंपल वर्ड बनेगा और सिंपल सेंटेंस बनेगा। अगर सेंटेंस की भाषा तो सेंटेंस बनेगा। अगर दो फ्री हैं तो क्या हो गए, फ्री मॉर्फिन, फ्री मॉर्फिन। और वर्ड कौन सा बनेगा, कंपाउंड। सेंटेंस कौन सा बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। फ्री और बाउंड, कॉम्प्लेक्स वर्ड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा का ऐसा ही हिंदी में पाया जाता है। ऐसा ऐसा सिस्टम है ना जो हिंदी के अंदर भी पाया जाएगा आपके। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे अपन इसी क्लास के अंदर। इन सब बातों का आप रिवीजन करके आना और कल इनको डिटेल से करवा दिया जाएगा बोर्ड पे। थैंक यू।